दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जो ये नया एक सर्कुलर आया है, ओके। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला है, सर्कुलर नंबर 13/2022, ओके। और वो 22 जून 2022 को ये सर्कुलर रिलीज किया गया था। तो वही सर्कुलर में हमें कुछ गाइडलाइन दी गई है। क्यों? तो दोस्तों पहले मैं ये बता दूं कि ये जो भी सर्कुलर था वो आपने जैसे कि थंबनेल पढ़ ही लिया है, तो आपको पता होगा कि ये सर्कुलर अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग करते हो, जिसे यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला गया है, ओके। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट में आप या फिर एनएफटी में, जिसे बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल टोकन जिसे बोलते हो, उसमें आप ट्रेडिंग करते हो या उसमें डीलिंग करते हो, तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए क्योंकि ये सर्कुलर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आप जानते हो कि 2022 का जो बजट रिलीज किया गया था, वो टाइम पे बताया गया था कि अभी जो भी लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट में जो ट्रांजैक्शन करते हैं या डीलिंग करते हैं, तो उसके ऊपर 1 जुलाई 2022 से उसके क्रेडिट होने पे या पेमेंट होने पे उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा, ओके। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी ये जो वीडियो एक्सप्लेन करूंगा उसमें वो सारी चीज़ें भी कवर कर लूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो वहां पे क्या हुआ था कि देखिए, काफ़ी प्रॉब्लम्स लोगों को दिख रही थी, क्योंकि देखिए ये जो ट्रांजैक्शन होगा और 1 जुलाई से इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, ओके। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो गाइडलाइन है वो किस लिए रिलीज की गई। गाइडलाइंस फॉर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अंडर सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 194S ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 194S सब क्लोज 6 के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन इन्होंने बनाई थी, जिसमें बोला गया है कि 1 जुलाई से जो भी टीडीएस वगैरह काटना पड़ेगा अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट में, मीन्स क्रिप्टो करेंसी जिसे हम बिटकॉइन बोलते हैं, इथेरियम बोलते हैं, रिपेल बोलते हैं, कई सारी है। तो उसमें अगर आप डीलिंग करते हो तो आप जब भी पे आउट करोगे या फिर इन काइंड या फिर आप एक्सचेंज करोगे, तो वहां पे आपको टीडीएस 1% काटनी पड़ेगी। लेकिन कई और प्रोविजन भी है उसके, उसी को लेके वो जो डिफिकल्टी सबको जो फेस हो रही थी उसी को लेके ये गाइडलाइन आई है। इसमें बताया गया है फाइनेंस एक्ट 2022 इंसर्टेड न्यू सेक्शन 194 है, जिसके बारे में अभी मैंने बात की, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। और इस ये कब से इफेक्टिव होगा, कब से इंप्लीमेंट होगा, तो वो इंप्लीमेंट होगा 1 जुलाई 2022। द न्यू सेक्शन मैंडेट अ पर्सन, ये जो नया सेक्शन है जिसमें मैंडेटरी प्रोविजन किए गए हैं पर्सन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी रेसिडेंट एनी सम ट्रांसफर। अगर वर्चुअल करेंसी ट्रांसफर होती है और उसका अगर आप पेमेंट करते हो, आपको ट्रांसफर की जाए, मीन्स आप बाय कर रहे हो और आप पेमेंट कर रहे हो, बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपेल है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो सकती है या फिर एनएफटी हो सकती है। तो ऐसी कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट आप बाय कर रहे हो तो आपको वहां पे 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। डिडक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द रेसिडेंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जब भी पेमेंट होगा या फिर जब भी क्रेडिट होगा, दोनों में से जो पहला होगा उसके हिसाब से, मीन्स अकाउंट पे आपके क्रेडिट होता है या फिर पेमेंट पेमेंट आपको सीधा ही किया जाता है, तो वो दोनों में से जो पहला होगा वो कंसिडर किया जाएगा। नाउ सी, दिस डिडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेड इन द फॉलोइंग केसेस। ये जो केसेस है वो वाले केस में ये डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो वहां पे स्पेसिफाइड पर्सन और एनी अदर पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, उसकी कैटेगरी दी गई है। क्या बोला गया है? इनको ये एप्लीकेबल नहीं है। द कंसिडरेशन इज पेएबल बाय स्पेसिफाइड पर्सन and the value of aggregate value of such consideration does not exceed 50,000 rupees during the financial year। मीन्स फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा एग्रीगेट वैल्यू, यहाँ पे क्या बोला गया है, एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से ज्यादा अगर नहीं होती है, मीन्स आप समझ लो कि आप क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हो और उसकी जो वैल्यू बनती है, एग्रीगेट वैल्यू बनती है पूरे साल में, वो 50,000 से कम है, तो वो वाले केस में अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हो तो आपको टीडीएस नहीं काटनी। अभी स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, तो उसके लिए यहाँ पे नीचे बताया गया है, द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज स्पेसिफाइड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोविजन। नाउ सी, इनकम टैक्स में इंडिविजुअल और एचयूएफ को अलग से बताया गया है, ओके। अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ में आप मीन्स फॉल करते हो
और आपकी इनकम कोई भी तरह के प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है, मीन्स आप कोई बिजनेस एक्टिविटी वगैरह नहीं करते हो, आपकी इनकम या जो भी प्रॉफिट या गेन है आपका वो बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है, तो वो वाले केस में आप अगर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ हो तो वो वाले केस में आप स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में कंसिडर किए जाओगे। और यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग करते हो और उसे बाय करते हो तो 50,000 तक की आपको लिमिट दी गई है, तब तक आपको कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं काटना है। और स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में दूसरे लोगों को भी जोड़ा गया है, जहां पे बताया एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग इनकम अंडर हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिनका जो बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम अर्न करते हैं और जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। जो ऑडिट की जो लेवल होती है, ऑडिट की जो एक थ्रेशोल्ड है इनकम टैक्स में 1 करोड़ की, अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो तो वो वाले केस में आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से कम है, या फिर अगर आप प्रोफेशनल हो और आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से कम है, तो वो वाले केस में आपको 10,000 तक आपको ओके तो वो वाले केस में आपको 50,000 तक की आपकी भी थ्रेशोल्ड रहेगी। मीन्स ये दोनों पर्सन है, इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है, और इंडिविजुअल और प्रोफेशनल, इंडिविजुअल एचयूएफ जो बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहे हैं लेकिन उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं बनती है, तो उनको 50 लाख तक की अगर ट्रांजेक्शन होती है, मीन्स वो बाइंग करते और पेमेंट करते 50,000 सॉरी ओके, तो कोई भी तरह की टीडीएस उनको नहीं काटनी है। ये बात हुई स्पेसिफाइड पर्सन की। अभी यहाँ पे नॉन स्पेसिफाइड पर्सन के लिए भी बोला गया है, द मीन्स ये दोनों में जो फॉल नहीं करते हैं, मीन्स इंडिविजुअल एचयूएफ है और बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है, या फिर इंडिविजुअल एचयूएफ है या उनकी जो इनकम है वो बिजनेस प्रोफेशन से बनती है, और बिजनेसमैन के केस में 1 करोड़ से कम टर्नओवर है और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से कम ग्रॉस रिसिप्ट है, तो वो वाले केस में उनको जब तक 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट कंप्लीट नहीं होगी उनकी बाइंग की, तब तक वो पेमेंट पे 1% टीडीएस नहीं काटेंगे। ओके, और जो लोग ये स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है। जो भी कंपनीज वगैरह है वो अगर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं और पेमेंट वगैरह करनी होती है, तो अगर वो पेमेंट 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 तक एग्जेम्पशन है, वहाँ पे आपको टीडीएस नहीं काटना। लेकिन 10,000 से एग्रीगेट वैल्यू है, पूरे साल की एग्रीगेट वैल्यू है, तो वो 10,000 से अगर बढ़ती है तो वो वाले केस में 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 194 ऑथोराइज सीबीडीटी। सीबीडीटी को ये बताया गया था कि आपको एक गाइडलाइन इश्यू करनी चाहिए, ये जो डिफिकल्टीज लोग फेस कर रहे हैं उसके लिए। तो अकॉर्डिंग इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ कंफर्ट सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 194S, सेक्शन 194S सब सेक्शन 6 में इस तरह से बताया गया है, वैसे ही सीबीडीटी ने यहाँ पे एक गाइडलाइन इश्यू की है इसी को लेकर। will apply only in cases where transfer of VDA is taking place on or through an exchange. Okay, VDA की ट्रांसफर अगर एक्सचेंज के थ्रू ही होती है तब ये चीजें होगी। चलिए, तो गाइडलाइन में क्वेश्चन 1 है, हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स? टैक्स कौन काटेगा? व्हेन द ट्रांसफर ऑफ VDA इज टेकिंग प्लेस ऑन थ्रू एक्सचेंज एंड पेमेंट इज मेड बाय द परचेजर टू द एक्सचेंज डायरेक्टली और थ्रू ब्रोकर, एंड देन फ्रॉम द एक्सचेंज इट गोज टू सेलर डायरेक्टली थ्रू ब्रोकर। चलिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, अगर आप क्रिप्टो करेंसी वगैरह बाय करते हो, ओके, और ये जो ट्रांजेक्शन है वो एक्सचेंज के थ्रू करते हो, ओके, परचेज टू द एक्सचेंज, अगर आप ब्रोकर को जोड़ के मीन्स एक्सचेंज थ्रू बाय करते हो या फिर ब्रोकर बीच में नहीं, आप डायरेक्टली एक्सचेंज से बाय करते हो, तो वो वाले केस में किसकी लायबिलिटी बनती है ये टैक्स डिडक्ट करने की? तो यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बता दूं जो मेंशन किया है यहाँ पे, इफ द ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन और थ्रू द एक्सचेंज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 194 मल्टीप्लाई स्टेजेस। ओके, तो ये देखिए, ब्रोकर से आप बाय करोगे, ब्रोकर ने एक्सचेंज से लिया होगा और एक्सचेंज ने कहीं और से सेल की हुई जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी नहीं बोलेंगे, मीन्स ये वीडीए है, ओके, वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो
यहाँ पे तो मल्टीपल स्टेजेस हो जाएंगे, तो कौन काटेगा टीडीएस? तो वहां पे सिंपली बताया गया है डिफिकल्टीज फॉर ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस। तो उसी को लेके ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताया गया है कि अब क्या करना चाहिए। जहां पे पहले केस में बताया गया है, इन केस विद द ट्रांसफर ऑफ वीडीए टेक्स प्लेस टू एक्सचेंज ऑन और थ्रू एक्सचेंज, एक्सचेंज के थ्रू आप वीडीए ट्रांसफर करते हो, एंड द VDA being transferred is owned by a person other than the exchange। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो ABCD मैंने मेंशन किया हुआ है। अब समझ लो, A कोई पर्सन है और D कोई पर्सन है और B ब्रोकर है और C एक्सचेंज है। जैसे आप जो ट्रेडिंग करते हो उनको ये चीजें पता हो। ओके, एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जो आपका जो भी बाय या सेल का ऑर्डर है उसे मैच करता है। ब्रोकर उसके ऊपर ब्रोकरेज कमाता है। ओके, और हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वो होते हैं ए और डी। ओके, तो यहाँ पे सिंपली पूछा गया है कि वीडीए का जो ट्रांसफर हो रहा है एक्सचेंज के थ्रू, और वो जो वीडीए है वो कोई पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पे वो ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। मीन्स ए सेल कर रहा है तो डी खरीद रहा है, या फिर डी सेल कर रहा है तो ए खरीद रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लायबिलिटी किसकी बनेगी? तो यहाँ पे सिंपल सी काफी सारी चीजें बताई गई, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो भी लायबिलिटी बनेगी टीडीएस काटने की वो होगी एक्सचेंज की। ओके, और वहीं पे नीचे के पैराग्राफ में अगर आप देखोगे, ये वाला पैराग्राफ, ओके, तो वहां पे बताया गया ए और डी, आप देख सकते हो ए और डी। ओके, ये दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है थ्रू ब्रोकर, तो वहां पे ब्रोकर की लायबिलिटी बनेगी। अगर ब्रोकर और एक्सचेंज के बीच में एक अग्रीमेंट, मीन्स अभी ब्रोकर टीडीएस काटेगा या फिर एक्सचेंज काटेगा, तो वहां पे एक रिटर्न एग्रीमेंट अगर एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में होता है कि ब्रोकर काटेगा तो डिडक्शन ब्रोकर करेगा, लेकिन उसका जो ईयरली या क्वार्टरली जो स्टेटमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं टीडीएस रिटर्न, तो वो टीडीएस रिटर्न फॉर्म 26 QF में कौन फाइल करेगा? तो वो एक्सचेंज को फाइल करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक एग्रीमेंट, लेकिन सिंपल सी चीजें हैं। अगर ए और डी ये टैक्स, मीन्स यहाँ पे समझ लो कि आप पेमेंट कर रहे हो किसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए, तो अगर आप टीडीएस काटने जाओगे, फिर आपके ऊपर ब्रोकर रहेगा, फिर एक्सचेंज रहेगा, तो जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सी चीजें हो जाती है। तो सिंपल सी चीजें यहाँ पे बताई गई है, और फ्यूचर में भी यही होगा। ओके, यहाँ पे कुछ भी मेंशन हो, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, एक्सचेंज जो होगा वो रिटर्न फाइल करेगा और ब्रोकर है वो टीडीएस काटेगा। ये भी हो सकता है कि एक्सचेंज ही टीडीएस काटेगा और वो ही रिटर्न भी फाइल करेगा। चलिए, दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है? इन केस वेयर द ट्रांसफर ऑफ वीडीए टेक प्लेस ऑन और थ्रू एक्सचेंज एंड द वीडीए बीइंग ट्रांसफर्ड इज ओन्ड बाय सच एक्सचेंज। देखिए, यहाँ सिंपल सी लैंग्वेज में ये बताया गया है कि अगर आप जो क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हो वो ओन बाय एक्सचेंज, वो एक्सचेंज की प्रॉपर्टी है। मीन्स एक्सचेंज कहीं और से आपको ट्रांसफर करके नहीं दे रहा है, वो उनकी खुद की वीडीए है, वो खुद ओन करते हैं। वो वाले केस में क्या होगा? देखिए, एक्सचेंज वुड बी पेइंग द टैक्स ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर दैट क्वार्टर। ओके, सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे बता दिया है कि एक्सचेंज होगा वो एक्सचेंज ही टैक्स पे करेगा। मीन्स अगर आप डीलिंग कर रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि मुझे काटना है या नहीं काटना है। ये सिंपल सी लैंग्वेज में एक्सचेंज अगर बीच में होगा तो एक्सचेंज काटेगा। तो एक्सचेंज वुड बी रिक्वायर्ड टू फंडिश द क्वार्टरली स्टेटमेंट, उसको क्वार्टरली स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 26 QF में। ओके, 26 QF फॉर ऑल सच ट्रांजेक्शन ऑफ द क्वार्टर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ प्रिस्क्राइब, तो जो भी वो प्रिस्क्राइब की गई। चलिए, तो सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सचेंज की वो ओन वीडीए होगी, और अगर आप बाय करते हो तो वो वाले केस में एक्सचेंज की लायबिलिटी बनती है। और यहाँ पे अब बताया गया है एक्सचेंज किसे बोलेंगे, तो एक्सचेंज क्या करता है? आपका बाय और सेल का ऑर्डर मैच करता है। और ब्रोकर की बात बोले तो वो ब्रोकर ब्रोकरेज को होल्ड करता है आपके अकाउंट पे। ओके, तो ये तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 गाइडलाइन में दूसरा क्वेश्चन रेज किया गया है, जिसमें बताया क्वेश्चन नंबर 1 वाज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन वेयर द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ वीडीए इज नॉट इन काइंड। वहां पे मीन्स पहले क्वेश्चन में ये बताया गया कि इन काइंड नहीं था, वहां पे कुछ भी कंसिडरेशन दी जाती थी, पैसे दिए जाते हैं। ओके,
आप बिटकॉइन अगर खरीदते हो तो वहां पे पेमेंट करते हो तो आप रुपीज से पेमेंट करते हो, लेकिन जब इन काइंड होगा या फिर एक्सचेंज होगा, हो सकता है कि आप कुछ भी पैसा ना लो और किसी को आप अपनी क्रिप्टो करेंसी दे दो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बिटकॉइन को देके सामने रिपेल लो, ऐसा भी एक्सचेंज भी हो सकता है। तो वो वाले केस में हाउ विल दिस ऑपरेट इन सिचुएशन वेयर इट इज इन काइंड और इन एक्सचेंज ऑफ, तो तब कैसे ये टीडीएस का जो प्रोविजन है वो कैसे एप्लीकेबल रहेगा। चलिए यहाँ पे बताया गया है, एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे बताया है। वीडीए ए इज बीइंग एक्सचेंज विद अनदर, मींस एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज करता है क्या, क्रिप्टो करेंसी। बोथ द पर्सन्स आर बायर एज वेल एज सेलर, दोनों बायर है और सेलर है। क्यों? क्योंकि अगर आप बिटकॉइन बेच रहे हो तो सामने आप रिपेल को खरीद रहे हो, अगर आप रिपेल को बेच रहे हो तो सामने बिटकॉइन खरीद रहे हो, तो दोनों बायर और सेलर दोनों पोजीशन में रहेंगे। वन इज बायर फॉर ए एंड सेलर फॉर बी, एंड अनदर इज बायर फॉर बी एंड सेलर फॉर ए। Thus, both need to pay tax with respect to transfer of VDA and show the evidence to other so that VDA can then be exchanged. चलिए ये वाले केस में सिंपल सी लैंग्वेज में बताया गया है कि अगर एक्सचेंज करते हो तो वो वाले केस में दोनों को टीडीएस काटनी पड़ेगी, जो भी मीन्स वो अगर बिटकॉइन से पेमेंट करते हो तो बिटकॉइन की जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। दिस वुड देन बी रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन टीडीएस स्टेटमेंट में भी ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी चलन नंबर के साथ। दिस ईयर फॉर्म नंबर 26Q हैज इंक्लूड प्रोविजन फॉर रिपोर्टिंग सच ट्रांजेक्शन फॉर स्पेसिफाइड पर्सन, इनकी हमने बात की थी, जो इंडिविजुअल एचयूएफ होंगे जो बिजनेस से उनकी इनकम नहीं होगी, और इंडिविजुअल एचयूएफ होंगे जिसकी बिजनेस से इनकम है लेकिन 1 करोड़ या 50 लाख की ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर की लिमिट थी। ओके, तो उनके लिए यहाँ पे बताया फॉर स्पेसिफाइड पर्सन फॉर्म नंबर 26QE, मीन्स अगर ऐसा कोई केस बनता है तो वो वाले केस में 26QE इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आगे बताया गया इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस प्रैक्टिकल इश्यू एंड टू रिमूव डिफिकल्टी टैक्स में बी डिडक्ट बाय एक्सचेंज। देखिए इतना लंबा कुछ लिखा और लास्ट में क्या बताया हमें सिंपल सी लैंग्वेज में। ये देखिए एक पर्सन है वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करता है तो उसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा, रुपीज में उसकी जो वैल्यू होगी वो निकालेगा, फिर टीडीएस काटेगा, तो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा इश्यू हो जाए। इसीलिए यहाँ पे बताया गया इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस प्रैक्टिकल इश्यू एंड रिमूव डिफिकल्टी, ये डिफिकल्टी को निकालने के लिए बोला गया कि एक्सचेंज को ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। मीन एक्सचेंज ही टीडीएस काटेगा और वो ही रिटर्न सबमिट करेगा। चलिए ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म, ये एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, मीन्स एक्सचेंज ये कर सकता है और आगे जाके मेरा मानना है एक्सचेंज ही करेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीजें होती है। ओके, तो कोई मैं नहीं मानता कि कोई बाय और सेल कर रहा है तो वो खुद जाके टीडीएस वगैरह वो कहाँ से कैलकुलेशन करेगा, तो एक्सचेंज ये सारी चीजें करेगा। इसके लिए वो एग्रीमेंट वगैरह जो भी है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो आपके पास साइन करवा लेगा। Alternative mechanism can be exercised by exchange based on written contractual agreement with the buyer। देखिए ये वही चीज मैंने जो बताई। If such an alternative mechanism is exercised, अगर ऐसा कोई mechanism है जो अगर एक्सरसाइज किया जाता है, the exchange would be required to deduct tax for both legs of transaction and pay the, मैंने सिंपली बताया कि दोनों लेग पे मीन्स बायर सेलर दोनों होंगे तो दोनों तरफ से टीडीएस काटा जाएगा। In the form 26Q, it will need to report it as, और इसका जो TDS रिटर्न है फॉर्म नंबर 26Q में फाइल करना पड़ेगा। When the exchange opts for deduction of tax under so and so and so, possibility that the tax amount deducted is also a kind and needs to be converted in cash before it can be deposited with the government। चलिए अभी आपको ये बता दूं कि किसी ने इन काइंड दे दिया, कोई भी कंसिडरेशन नहीं है यहाँ, सामने कोई रुपए नहीं दिए जा रहे, मैंने समझ लीजिए हमारी जो लोकल लैंग्वेज में बोले तो उसे मुफ्त में मैंने किसी को क्रिप्टो करेंसी दे दी, तो वो वाले केस में टीडीएस काटना है क्या। और ये भी हो सकता है कि कोई मुझे क्रिप्टो करेंसी मुझे बिटकॉइन देता है तो सामने मैं उसको इथेरियम देता हूँ, लेकिन इथेरियम कम देता है और कैश में भी पेमेंट होता है, मीन्स पार्टली पेमेंट होती है, पार्टली कैश में और पार्टली मैं करेंसी में पेमेंट करता हूँ, तो वो वाले केस में क्या होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ऐसे नॉन प्राइमरी वीडीएस जिसे बोला जाता है, देखिए प्राइमरी यहाँ पे मैं आपको बता दूं प्राइमरी वीडीएस किसको समझा गया है, बिटकॉइन को, इथेरियम को, यूएसडीटी को और यूएसडीसी को। ओके, इनको प्राइमरी वीडीएस समझा गया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट समझा गया है।
और उसके अंदर नॉन प्राइमरी वीडीएस आती है। जैसे समझ लीजिए कि मोनेरो एंड डेसो, ये दो दो मोनेरो और डेसो दोनों क्रिप्टो करेंसी है, और ये नॉन प्राइमरी वीडीए फॉल करती है प्राइमरी वीडीए बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन के हिसाब से उनकी वैल्यू मीन्स मैच की जाएगी। जैसे अपने आपने अगर समझ लीजिए मोनेरो आपने बेचा, तो वहां पे एक्सचेंज क्या करेगा, मोनेरो की जो भी तब जो वैल्यू चल रही हो, वैल्यू चल रही होगी बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन के हिसाब से वो वैल्यू डिराइव करेगा और वो वैल्यू को रुपीज में कन्वर्ट करेगा। ओके, और उसके ऊपर टीडीएस 1% काटेगा। वैसे ही अगर मोनेरो डेसो दोनों की तरफ से मीन्स 1% आपके काटे जाए। और ये जो एग्जीक्यूशन होगी वो इमीडिएट एग्जीक्यूट मार्केट ऑर्डर और कन्वर्टिंग दिस टैक्स वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, तो वो मैंने आपको मेंशन कर दिया। द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्राइमरी वीडीएस एट मीन्स रात को 12 बजे, ये सारी जो मीन्स जो मैचिंग होगी वो रात को 12 बजे एक्सचेंज करेगा। ओके, जब तक रेट की बात है, तो अगर आपने बिटकॉइन बाय किया है और बिटकॉइन का पेमेंट आपको करना है, तो वो वाले केस में 12 बजे जो वैल्यू होगी बिटकॉइन की वो कंसिडर की जाएगी टीडीएस काटने के लिए। लेकिन जहां तक बात है नॉन प्राइमरी वीडीए जो होगी मोनेरो डेसो वगैरह वगैरह जो भी है, ओके, तो वो वाले केस में जिस वक्त पे उसकी ट्रांजेक्शन की जाएगी, वो वक्त पे उसकी बिटकॉइन या उसकी प्राइमरी जो वीडीए है उसकी जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से टीडीएस काटी जाएगी। कस्टमर विल बी इश्यूड कॉन्ट्रैक्ट नोट ओवर मेल, और उसकी कॉन्ट्रैक्ट नोट कस्टमर को भेजी जाएगी, जैसे हम स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं वैसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 गाइडलाइन में बताया गया, वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ वीडीए। सी, यहाँ पे एक और प्रोविजन है 194Q, उसके अकॉर्डिंग भी टैक्स काटी जाती है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली पूछा गया है कि देखिए 194 में तो आप टैक्स काटते ही हो, या फिर कोई प्रोविजन है इसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा। इज ऑल्सो, तो ये भी इसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। देखिए यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि जब तक वीडीए की बात है तो कोई भी उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि उसे गुड्स कहा जाए या कुछ और कहा जाए, उसे गुड्स कहा जाए या ना कहा जाए, वो कोई क्लैरिटी इसके अंदर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जीएसटी के जो प्रोविजन है, जीएसटी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग वहां पे गुड्स की जो डेफिनेशन है उसमें बताया गया है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, मीन्स मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो उसे गुड्स कंसिडर किया जाएगा। वो जीएसटी का प्रोविजन है। अभी इनकम टैक्स क्या बोल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे सिंपली बताया गया है विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट वेदर वीडीए इज गुड और नॉट, वीडीए को गुड समझा जाए कि ना समझा जाए, उसको उसको बाजू में रखते हुए इट इज क्लैरिफाइड दैट वंस टैक्स इज डिडक्टेड अंडर, एक बार 194 में टैक्स एक बार काटी जाए, टैक्स वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर, तो 194Q में टैक्स नहीं काटी जाएगी। चलिए, अब ये भी बताया गया है कि ये जो टैक्स काटी जाएगी 1%, वो मीन्स ग्रॉस वैल्यू पे काटी जाएगी या नेट बेसिस पे, मीन्स उसके ऊपर मीन्स टैक्स भी लगेगी, जीएसटी भी लगेगी, पेमेंट के अंदर जीएसटी भी होगी। तो सिंपली बताया गया है कि जो नेट वैल्यू होगी उसके ऊपर लगेगी और जो भी चार्जेस वगैरह होगी वो उसमें इंक्लूड नहीं होगी। चलिए, 5वें पॉइंट में बताया गया है इन ट्रांजेक्शन वेयर द पेमेंट इज बीइंग कैरिड आउट थ्रू पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट करते हो, देयर में भी टैक्स रिडक्शन ट्वाइस, तो 2 बार भी टैक्स काटी जाए। मीन समझ लीजिए कोई एक पर्सन है, वो समझ लीजिए कोई पेमेंट गेटवे को यूज करते हुए किसी को पेमेंट करे, बिटकॉइन के बदले में कुछ पेमेंट करता है, तो वो वाले केस में जिसने पेमेंट किया है वो पर्टिकुलर पर्सन टीडीएस काटेगा या फिर दैट पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे है वो टीडीएस काटेगा। तो यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि जो भी पर्सन होगा जिसने बाय किया है बिटकॉइन, इथेरियम और वॉट एवर द वीडीए, ओके, तो वो टीडीएस काटेगा। और सिंपल सी लैंग्वेज में ये भी मेंशन कर दिया गया है कि टू फैसिलिटेट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एबीसी में टेक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम XYZ। ओके, मीन सिंपली यहाँ पे बताया गया है कि जो जो भी पेमेंट गेटवे है वो आपके पास से एक अंडरटेकिंग लेगा कि आपने टैक्स काट ली है। तो सिंपल सी चीजें है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये पूरी गाइड जो भी गाइडलाइन है ना उसका ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, सबको कंफ्यूज करेगा। ओके, सेक्शन 194 है सेल
कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। 1 जुलाई से ये इंप्लीमेंट होने वाला है। चलिए सही है। द लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194S ऑफ द एक्ट अप्लाइज ओनली when the value or aggregate value, देखिए क्या बताया, वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वीडीए एक्सिड 50,000 रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इन केस ऑफ कंसिडरेशन बीइंग पेड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन एंड 10,000 रुपीज इन अदर केसेस। सिंपल से यहाँ पे ये बताया गया है कि देखिए 1 जुलाई से ये तो एप्लीकेबल है, ऐसा आपने बोला है, सही है। एग्रीगेट वैल्यू या जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर कंसिडर किया जाएगा। और आपने ये भी बताया है कि 50,000 से ज्यादा अगर वैल्यू होगी या 10,000 की, एज द केस में भी। इट इज नॉट क्लियर हाउ दिस लिमिट ऑफ 50,000 इज टू बी। ये 50,000 की या 10,000 की लिमिट हमें कंसिडर कैसे करनी है। आपने बता दिया कि अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल करते हो तो वो वाले केस में 50,000 की आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी और उसके ऊपर आपको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। और जहां पे स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हो तो 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट दे दी और उसके ऊपर आपको 1% काटना है। लेकिन ये जो लिमिट है वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि आपने तो बोला है 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल है, तो 1 जुलाई से पहले कुछ होगा तो उसके लिए आप क्या बता रहे हो, मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर। देखिए 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में से दूसरे वाले पॉइंट पे गौर कीजिएगा। पहले दूसरे वाला पॉइंट लेता हूँ, इसमें क्या बोला है, सिंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194S ऑफ द एक्ट अप्लाइज एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट, जब भी पेमेंट होगी तब वो एप्लीकेबल होगा, विच एवर इज अर्लियर representing considered for transfer of VDA, such sum which has been credited or paid before 1st July 2002 would not be subjected to tax deduction under section 194S of the Act। सिंपल से ये पढ़ोगे तो आपको पता चल गया कि देखिए 1 जुलाई 2022 से पहले जो भी कुछ तरह का पेमेंट वगैरह मुझे कुछ भी हुआ होगा तो उसके लिए मुझे वो चीज़ें नहीं देखनी है, वो टीडीएस मीन्स टीडीएस के बारे में सोचना ही नहीं, मुझे पेमेंट वगैरह नहीं करनी है। देखिए दूसरा पॉइंट देख के आपको ये लग सकता है, लेकिन पहला जो पॉइंट है उसमें कैच है। क्या कैच है, देखिए पहला पॉइंट क्या बता रहा है, यहाँ पे तो सिंपली दूसरे पॉइंट में सिंपल सा लिख दिया 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा, तब तक बंदे आपको फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पहले पॉइंट में देखिए, सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 50,000 रुपीज और 10,000 रुपीज इज विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर, ये किसके रिस्पेक्ट से है, ये 50,000 और आपको 10,000 की जो लिमिट दी गई है वो फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में दी गई है। 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा लेकिन उसमें फाइनेंशियल ईयर तो कंसिडर करना है हमको। कैलकुलेशन ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वीडीए ट्रिगरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 194S ऑफ द एक्ट शैल बी काउंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, मींस ये 1 अप्रैल 2022 से ही कंसिडर होगा। ओके, क्योंकि वो उन्होंने बोला है एग्रीगेट वैल्यू, क्या बोला है, एग्रीगेट वैल्यू, ये जो वर्ड है उस पर आपको फोकस करना है। एग्रीगेट वैल्यू है मीन्स पूरी वैल्यू, पूरे साल की वैल्यू जोड़नी पड़ेगी। मीन्स अगर मैंने 45,000 का ट्रांजेक्शन किया है 30 जुलाई से पहले, लेकिन उसके बाद मेरा 10,000 का ट्रांजेक्शन होगा तो वो 55,000 एग्रीगेट वैल्यू हो जाएगी और उसके ऊपर मुझे टीडीएस काटना। तो देखिए सिंपल सी लैंग्वेज है, ये लोगों ने बोला है आपको 1% टीडीएस तो काटना shall be counted from 1st April 2022. Hence, if the value of aggregate value of the consideration or transfer of VDA payable by the person exceed 50,000 rupees या फिर 10,000 जो भी केस है during the financial year 2022-23, the provision of section 194S of the Act shall apply on any sum representing consideration for the transfer of VDA credited or paid on और आफ्टर 1 जुलाई। तो सिंपल से लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये थी पूरी जो भी गाइडलाइन इश्यू की है सीबीडीटी ने, वो मैंने आपको बताई। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो उसका रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों दैट इज़ व्हाट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।